हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज अ टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, साथ ही साथ उसमें क्या क्या लॉज होते हैं, और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर के बारे में, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़े थे जिसमें हमने बात की थी प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हमने डिस्कस कर लिया, उसमें इमेजेस जो फॉर्म होती हैं वो डिस्कस कर लिए, कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए। आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक्स कवर होंगे आज, तो वो होंगे एक तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कितने टाइप्स के ये होते हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, इनमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज में हम लेंगे, ओके, एंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। व्हाट इज आर एंड एफ? तो आर एंड एफ पहले हम पता करेंगे कि है क्या, और उनके बीच का जो रिलेशन है देन उसको फाइंड करेंगे। ओके, एंड रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज को ट्रेस करने के जो रूल्स हैं उसे हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ रूल्स भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो सबसे पहले हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को मैंने एक छोटा मोटा रफली एक आपको दिया था इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में, किस तरीके से बनते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ द पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल ग्लास मान के चलो आप, ठीक है, ये सर्कल चलता है, ठीक है, तो ये सर्कल है। अब यहाँ पर ये ग्लास है, मान के चलते हैं ये ग्लास है, ये एक मिरर है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर दूं, इसे एक टुकड़ा मैं यहाँ पे कर दूं, ठीक है, टुकड़ा कर दिया, एक मैं यहाँ पर और कर देती हूँ कट। ठीक, अब मैं यहाँ बीच में से इन्हें हटा दूं। मैं क्या करूं, यहां से ये बीच वाले पार्ट को मैं हटा देती हूं, मैं दो टुकड़े इसके कर रही हूं। ठीक है, अब आप यहां देखोगे जो मेरे पास ये जो मेरे पास पीस आए हैं, ये और ये, तो ये दोनों ही क्या हो गए, स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट हो गए। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये वो मिरर होते हैं जो क्या होते हैं, हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में से कट किए गए जो पार्ट होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ओके, अब मिरर जो फॉर्म होगा इससे वो उसी तरीके से होगा जैसे प्लेन मिरर फॉर्म होता है कि यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग होगी, देन उसमें किसकी कोटिंग होगी, हमारी रेड लीड ऑक्साइड की कोटिंग होगी, एंड देन उसे क्या बनाया जाएगा, मिरर बनाया जाएगा। ओके, सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। क्या बोला गया है, अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी स्फेरिकल मिरर की, या तो वो अंदर की तरफ भी हो सकती है और या फिर वो बाहर की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलते हैं हमने बाहर की तरफ कोटिंग की है, सिल्वर की जो कोटिंग है यहाँ पर कोटिंग जो हमने की है वो कहाँ की है, बाहर की तरफ की है। तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसा ही होगा, है ना। अगर मैंने बाहर की तरफ कोटिंग करी है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, और अगर अंदर की तरफ अगर कोटिंग की गई है, अगर अंदर की तरफ कोटिंग हम करेंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, बाहर की तरफ होगा। तो अब मिरर किस तरीके से हो सकता है, मिरर इनवर्ड्स भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम कोटिंग किस तरफ कर रहे हैं, हमें मिरर किस साइड चाहिए। ओके, सो ये है स्फेरिकल मिरर। किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, एक स्फेरिकल ग्लास को कट करते हैं, उसका जो टुकड़ा होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब ये यूज कहाँ कहाँ आते हैं, हमें क्यों जरूरत है, जब प्लेन मिरर हमारा चल ही रहा है काम, तो हम स्फेरिकल मिरर को क्यों बना रहे हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत होती है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है, इनको हम बनाते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा आपकी जो कार होती है, जो गाड़ी होती है, उसके साइड जो मिरर होते हैं उनमें कौन से मिरर लगते हैं, उनमें प्लेन मिरर नहीं लगता, उनमें कौन से मिरर लगते हैं, इन दोनों में से हमारे स्फेरिकल मिरर ही लगते हैं। ओके, अब वो स्फेरिकल मिरर क्यों लगते हैं, क्योंकि अगर प्लेन मिरर लगा होता, फॉर एग्जांपल कि चलिए हमने स्फेरिकल मिरर जो मिरर है इन्वेंट ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ प्लेन मिरर हम लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ प्लेन मिरर लगाती तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लेन मिरर का एक कैरेक्टर था कि उसकी जो इमेज होती है वो भी सेम साइज की होती है। यही होता है, ऑब्जेक्ट जिस साइज का होगा इमेज भी उसकी उसी साइज की होती है। तो अगर आप बताओ क्या इस मिरर में ये सारी जो अंदर गाड़ियां आ रही हैं पीछे की, क्या ये सारे अंदर आ पाते,
क्या हमको ये सभी चीजें दिख पाती, ये सारी गाड़ियां दिख पाती? नहीं। अगर यहाँ प्लेन मिरर होता तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा हेडलाइट दिखता या टायर दिखता, उनका कोई एक छोटा सा पार्ट दिखता, जितना और वो भी किसके बराबर? इस मिरर के बराबर। यही तो बात की थी कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज दोनों की बराबर होती है, तो हम पीछे की जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको नहीं देख पाते। अब उन्हें देखने के लिए यहां पर किसका यूज लिया गया है? स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे ही आपका जो गाड़ी में आगे का जो शीशा होता है जिसमें हम पीछे की गाड़ियां देखते हैं, यहां पर भी देखो आपको पूरी रोड, पीछे की जितनी रोड है वो सारी पूरी दिखती है, पूरी वाइड रोड एक ही फ्रेम में हमको मिल जाती है। साथ ही साथ आपको इस तरीके के आपको दिखे होंगे, या एक कैमरास भी होते हैं एटीएम में, वो भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि ज्यादा जो भी इमेज है, ज्यादा वाइड एरिया है, वो क्या हो जाए? कवर हो जाए। ओके, सो यहाँ पर इन सभी केसेस में हम क्या यूज में लेते हैं? स्फेरिकल मिरर्स यूज में लिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंस क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं? हमने डिस्कस किया था पहले भी कि कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है? ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टुकड़ा मैं ले लेती हूँ इस तरीके से, और एक टुकड़ा मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस तरीके से। ये दोनों ही क्या है? स्फेरिकल मिरर्स है। ठीक है, दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर, अब इसको पहले आप समझिए, अगर मैं इस तरफ बाहर की तरफ कोटिंग कर रही हूँ, किधर की तरफ कोटिंग कर रही हूँ? बाहर की तरफ अगर कोटिंग हो जाती है, ठीक है, इसे इस तरीके से समझो, अगर मैं बाहर की तरफ कोटिंग कर दूं, ठीक है, और यहां पर मैं किधर की तरफ कर दूं? अंदर की तरफ अगर मैं कोटिंग कर दूं, ठीक है, एक मिरर में मैंने बाहर की तरफ कोटिंग करी है और एक में अंदर की तरफ कोटिंग करी है, तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। जहां कोटिंग हो रही है जस्ट उससे ऑपोजिट साइड में होगा। तो ये तो हो गई कोटिंग वाली, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोटिंग जो मैंने की है बाहर की तरफ। तो अंदर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां पर मैंने कोटिंग करी है अंदर की तरफ, ठीक है, तो मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कहां होगा? बाहर की तरफ होगा, यही होगा। ठीक है, अब इनमें से कॉनकेव कौन सा है और इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा है? सबसे पहले तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में, तो इसको सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कॉनकेव। पहले वर्ड देखो आप, कॉनकेव। आपको पता है केव क्या होता है? केव होता है गुफा। क्या होती है केव? गुफा। देखा है ना, यहाँ पे जैसे लॉयन का केव होते हैं, ऐसे तो क्या होते हैं? डैन भी बोलते हैं उसको, तो केव भी कहा जाता है। केव मतलब जो इस तरीके का आकार होता है, कर्व। ठीक है, अब जब कॉनकेव की बात आएगी, मतलब गुफा की बात आएगी, इसका मतलब हो गया कि जो लाइट रेज हैं वो किधर की तरफ आए? गुफा के अंदर जाए। क्या होगा यहाँ पर कि गुफा के अगर अंदर जा रहा है, जो ये मेरी लाइट रेज हैं, जो यहाँ पर लाइट रेज हैं, ये कहाँ जाएं? अगर गुफा के अंदर जाती हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया? केव। मतलब केव के अंदर जा रही हैं, तो ये मिरर कौन सा हुआ? कॉनकेव। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, अब जो रेज हैं वो बाहर ही हैं, अंदर नहीं जा रही, तो ये कौन सी कहलाएंगी? हमारी कॉन्वेक्स कहलाएगी। क्लियर है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या चीज है, अगर जो मेरी लाइट रेज है अगर वो केव के अंदर जा रही है, गुफा के अंदर जा रही है, तो वो जो मिरर है वो है कॉनकेव, और अगर बाहर की तरफ है दैट मीन्स क्या हो गया? हमारा कॉन्वेक्स। क्लियर है? तो ये दो टाइप के हमें यहाँ पर मिरर्स मिलते हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको स्पून, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, आपने चम्मच तो सभी के घर में होगी। ठीक है, चम्मच को देखो, अब चम्मच में आप देखोगे जो अंदर का कर्व्ड पार्ट होता है, इसी को क्या कहा जाता है? कॉनकेव सरफेस। और जो बाहर का पार्ट होता है, ठीक है ना, बाहर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स। अब आप देखोगे दोनों ही रिफ्लेक्टिंग है, यहां पर इधर भी, इस साइड से भी और इस साइड, दोनों साइड से ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन ये कौन सा सरफेस है? कॉनकेव, जो अंदर की तरफ से है, और जो बाहर की तरफ से उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। क्लियर है? अगर नहीं पता तो आप जाओ अभी देखो कि किस तरीके से चम्मच का, अब इसको आप आराम से समझ सकते हो। ये कंफ्यूजन आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि कॉनकेव कौन सा होता है और कॉन्वेक्स कौन सा होता है। ओके, लाइट रेज जहां अगर केव के अंदर जा रही है तो कॉनकेव, अगर केव के बाहर ही है तो कॉन्वेक्स। ओके, क्लियर है? चलिए, अब ये हमने टाइप्स देख लिए।
सो ये दो टाइप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बन रही हैं, किस टाइप की इमेजेस हैं, तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे जिनका हमें इनकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, सो देयर आर फ्यू बेसिक टर्म्स दैट वन नीड्स टू नो व्हेन स्टडीइंग द स्फेरिकल मिरर्स। ओके, चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पर है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमें पता है कि जो हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जो भी हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं, वो क्या होता है? एक पूरे स्फेयर का एक पार्ट होता है, यही होता है। तो मान के चलिए ये पूरा स्फेयर है, ठीक है, और उसका ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट है। तो अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर पासिस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज द सेम टेंजेंट एट द कर्वेचर एट अ पॉइंट। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, सेंटर, तो इस स्फेयर का जो ये सेंटर होता है, ठीक है ना, अगर मैं उसका जो भी मेरे पास कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, अगर उसको मैं आगे बढ़ाऊं और एक सर्कल का फॉर्म दे दूं, क्योंकि वो एक सर्कल का ही पार्ट है, तो अगर उसका एक फॉर्म दे दूं तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वही क्या होता है? हमारा मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि बिल्कुल इसके बीच में जो हमारे पास जो मिरर है, ठीक है ना, हमारे पास जो मिरर है उसके एकदम बीच पर होता है। मतलब वहां पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो मतलब वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उसके, ठीक है ना। अगर आप सी पॉइंट से क्या करोगे, यहाँ पे कर्व पे अगर आप सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक टेंजेंट पॉइंट मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं पी। ओके, क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगर कॉनकेव, ये तो कॉन्वेक्स है, अगर कॉनकेव की भी बात करें तो भी इसी तरीके से काम करेगा। अब आप बोलोगे नहीं यार, कॉन्वेक्स में तो भाई इधर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात वही है, इधर की तरफ हो या उधर की तरफ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की भी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस तरफ भी है, कॉनकेव में इधर है तो इस साइड बनेगा, और कॉन्वेक्स में इधर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन फिर भी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा? अपोजिट साइड में, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में, लेकिन प्रेजेंट होगा। ओके, सो इनके दोनों सरफेस में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होता है, जो उसके सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है, और वो इस कर्व पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है एट अ पॉइंट पी। ओके, क्लियर है? अब ये क्यों परपेंडिकुलर बोला गया है? अब देखो आप, जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हम आराम से कर सकते हैं, 90 डिग्री करा जा सकता है। लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। अगर आपको पता होगा, कोई भी अगर सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल है, अगर मैं यहां पर उससे एक लाइन एक ऐसी ड्रॉ करूं, उससे पास होती हुई, जो एक पॉइंट पर, मान के चलते हैं ए पॉइंट पर क्या कर रही है? टच करके जा रही है, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल की किसी एक पॉइंट से वो क्या होती है? पास होती है। ओके, सिर्फ ओनली एक पॉइंट से, और किसी को टच नहीं करती, तो इसे कहा जाता है टेंजेंट। अगर टेंजेंट और रेडियस को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो रेडियस होती है, ये क्या होती है? जो ये रेडियस होती है, ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। ये एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, जिसमें क्या कहा गया है, देखो सर्कल में आपने पढ़ा होगा ये, कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो आप कितने भी टेंजेंट लो, आप इधर ले लो, आप इस साइड ले लो, या किधर भी आप ले लो, तो उस पर जो पॉइंट होगा उससे रेडियस से अगर मैं क्या कर दूंगी, रेडियस से अगर मैं वहां पर उस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी? 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही होगी टेंजेंट के साथ। सभी के साथ ऐसा ही होगा। ओके, तो जितने भी टेंजेंट होंगे सर्कल के, उसके साथ रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करती है। अब वो अगर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, दैट मीन्स वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर वो क्या करेगी? हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगी। सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर है, और यहां से मैं इस कर्व पे क्या कर रही हूँ? एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर रही हूं, और आप देखोगे कि ये क्या करेगा? अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूं, मतलब ये जो P होगा, ये क्या होगा? टेंजेंट पॉइंट होगा। मतलब यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ऑलवेज यहां पे अगर जो भी मैं यहां पर लाइन खींचूंगी, हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगा। ओके, चलिए, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपल डेफिनेशन है कि जो सेंटर पार्ट होता है, जो भी कर्व हमें मिलेगा, जो भी मिरर मिलेगा, उसका जो सेंटर होगा, अगर उसको मैं स्फेयर बना दूं, उसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस बहुत ही सिंपल है, अगर सेंटर ये है तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ. So it is linear distance between the pole and the center of the curvature. अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया, ये पूरा डायमीटर है और P से लेकर C कितना क्या होगा, रेडियस होगा. आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से P की जो डिस्टेंस होगी ये स्फेयर का क्या होगा, रेडियस होगा. क्या होगा, रेडियस. तो इसको क्या कहा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया तो आप आराम से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ जाओगे. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, और जो सर्कल का जो रेडियस है वही क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस. इसे P को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है बीच में, उसे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, क्लियर है. और ऐसा ही सेम कॉनकेव में भी वही चीज होगी. ओके, चलिए दोनों ही साथ में चल रहे हैं हम, कॉनकेव को भी साथ में लेके चल रहे हो, कॉन्वेक्स को भी, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी लेंस और स्फेरिकल मिरर. किसी भी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में या स्फेरिकल लेंस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. आप देखोगे इस पोल से ये सेंटर से पास हो रही है. ठीक है, यहाँ पर भी आप कॉनकेव की बात करो, ये पोल और सेंटर से पास होती है, पूरी जो लाइन होती है इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है. एक्सिस. ओके, तो ये एक्स एक्सिस ही मान के चलो आप. ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहा जाता है. आगे देखिए, अब है अपर्चर. द अपर्चर ऑफ अ मिरर और अ लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली हैपन. इट ऑल्सो गिव्स द साइज ऑफ द मिरर. अब अपर्चर क्या कहलाया जाता है, वो साइड, वो पूरा हमारे पास वो एरिया जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. ठीक है, तो मिरर जो है वो मेरा यहां से यहां तक ही तो है. जो मेरे पास यहां पर मिरर है वो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है. ठीक है, सिमिलरली इस साइड से कहां तक है, यहां तक है. तो ये जो पूरा एरिया है जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है उसी को क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है. अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है, अपर्चर ऑफ अ मिरर और अ लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन्स. जहां से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उन सभी पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है. क्लियर है. ठीक है, तो ये पार्ट जो हो गया हमारे पास, इसे क्या कहा जाएगा, अपर्चर कहा जाएगा. ओके, सो अभी हमने यहाँ पे दो चीजें हमने देख ली, सॉरी चार चीजें देख ली. कर्वेचर देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर. अब आगे बात करते हैं, अब आता है पोल. पोल के बारे में क्या अभी हमने देखा ही था. पोल क्या होता है, ये पॉइंट P जो सेंटर में होता है. ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. जो मेरे पास स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है. ओके, क्लियर है. यहाँ पर जो अपर्चर है, जो मेरे पास यहाँ पे मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसका जो मिड पार्ट होता है, ठीक है ना, सेंटर पार्ट जो होता है उसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है. क्लियर. सिमिलरली कॉनकेव में भी जो बीच का पॉइंट होगा, सेंटर पार्ट, उसी को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर पोल कहा जाएगा. इस पॉइंट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है. ओके, नाउ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस, या फिर इसको फोकस भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो. अब ये क्या चीज है, प्रिंसिपल फोकस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फोकल पॉइंट. इसको फोकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये तो पता ही चल चुका है. It is on the axis of a mirror or a lens where rays of light parallel to the axis coverage and appear to converge after reflection or refraction. इसको समझिए. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. तो यहाँ पर फोकल लेंथ वो होती है जहां से क्या हो कि अगर कोई रेज हमारे पास इधर आ रही हैं, कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या है, अंदर ये कॉन्वेक्स है, मतलब रेज कहाँ आएंगी, यहाँ बाहर से आएंगी. ठीक है, ये बाहर से रेज आती हैं. ठीक है, अगर वो यहां से टकरा के कहां जाए, एक पॉइंट पे जाए, फोकल पे. ठीक है ना, कोई भी रे अगर एक्स एक्सिस के, जो हमारा एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो कहां से पास होती है, फोकल लेंथ से पास होती है. ठीक है ना, ये यहां से टकरा के बाहर जाएगी और इसका अगर रिफ्लेक्शन को मैं अंदर एक्सटेंड करूं तो वो कहां से निकलेगी, फोकल लेंथ से, एक पॉइंट से निकलेगी और उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, फोकल कहा जाता है. क्या कहा जाता है, फोकस. ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे कॉनकेव में भी हम यहाँ पर बात करें कि कहाँ से आएगी, यहाँ से लाइट आएगी. तो चलिए यहाँ से अगर एक्सिस के अगर पैरेलल मैं क्या करती हूँ, एक रे यहाँ पर इंसिडेंट कराती हूँ. ठीक है, इंसिडेंट मैंने कराया तो वो क्या होती है, जब अगर किसी भी एक्सिस से,
ठीक है ना, इसको हम रूल में भी पढ़ेंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर किसी भी एक्सिस से जब पैरेलल कोई रेज होती है तो वो एक पॉइंट से पास होती है। क्या होती है? एक पॉइंट से पास होती है, और वो पॉइंट ही क्या कहलाता है? हमारा फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और जो फोकल यहाँ पर बात की गई है, फोकल पॉइंट, इसको भी क्या कहा जाता है? फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसी का रिलेशन हमें दिया गया है, जो हमने रिलेशन देखा था कि हम क्या करने वाले हैं आर और एफ के बारे में। आर तो हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और एफ जो होगा वो होगा फोकल पॉइंट। क्या होगा? फोकल पॉइंट। मतलब यहाँ पोल से एफ के बीच की जो दूरी होती है उसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ओके, जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। ओके, क्लियर है? सो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें, जो टर्मिनोलॉजी है वो सभी हमने यहाँ देख लिया है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं पूरा बता दूं आपको। तो ये क्या है? यहाँ पर देखो, ये स्फेयर है, ये इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है स्फेयर का, कॉनकेव की मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये जहां जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ओके, इसको अगर स्फेयर बना दिया जाए तो उसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से, और यहाँ पर जो पोल है, पोल क्या होता है? ये जो मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है? पोल। पोल से सेंटर की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जिस एक्सिस पे होते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर एक्सटेंड किया जाए, जिस एक्सिस पे होते हैं उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकल पॉइंट जो है वो क्या होता है कि किसी भी इस एक्सिस से अगर पैरेलल कोई रेज आती है तो वो एक पॉइंट से क्या होती है? क्या होती है? एक पॉइंट से इंसिडेंट होकर निकल जाती है। तो वो जो पॉइंट होता है उसी को क्या कहा जाता है? फोकल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकल पॉइंट। क्लियर है? तो ये है कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो किससे रिलेटेड है? स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, जिन्हें हम आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे तो इनकी हम हेल्प से सीखेंगे। ओके, चलिए अब आप देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। अब यहाँ पर हम रिलेशन देखने वाले हैं आर एंड एफ का, ठीक है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। चलिए इसको करते हैं। चलिए मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। ये आ गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहां पर पोल ले लें हम एक, ये हो गया पी पोल, और यहां से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास होगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब इसका मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लूं, किधर लूं? यहां पे ले लें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये दोनों बीच का इनका जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाया जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाया जाएगा? आर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखा था अभी हमने, तो इसे हम कहेंगे आर। अब यहां पर आप समझिए कि क्या चीज कही गई है। क्या कहा गया है यहां पर कि अगर मेरे पास, अगर मैं पैरेलल कोई रे यहां पर क्या कर दूं? पैरेलल किसके? हमारे जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट कराती हूं तो वो क्या करता है? किसी एक पॉइंट से पास होकर निकल जाएगा। ऐसा ही होगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मल क्या होगा? देखो नॉर्मल लाइन क्या होती है यहां पर, ध्यान देना। नॉर्मल लाइन, अब मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पार्ट पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा उस पर। ऐसा ही होगा। अब आप देखो ये जो मेरे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये भी तो पूरा क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है, और उसका सेंटर कौन है? सर्कल है। सेंटर कौन है? सर्कल है। अगर मैं सर्कल से इस पॉइंट पर अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा? यहाँ पे इसके क्या होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ध्यान देना, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये पूरा एक्चुअल में क्या है? स्फेयर है एक, ठीक है। इमेजिन करो ये पूरा क्या है कि यहाँ से स्फेयर है, और ये स्फेयर का क्या है? सी सेंटर है, अभी हमने देखा था। अब इस सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट पे जहां पर इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट जो पॉइंट है, यहां पर अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो क्या उस पॉइंट पे क्या होगी? 90 डिग्री होगी नहीं होगी? मैथ्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि रेडियस से जब भी हम किसी भी पॉइंट पर, किसी टेंजेंट, जो टेंजेंट पॉइंट होता है वहां पर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वो 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। ऐसे ही इस पॉइंट की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ ओनली इस पॉइंट की। अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देती तो क्या उसकी 90 डिग्री होता या नहीं होता?
क्योंकि ये भी तो क्या है, सेंटर है, ये भी क्या है, सॉरी ये भी क्या है, स्फेयर है, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से मैं क्या कर रही हूँ, स्फेयर के किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और उस लाइन, वो लाइन क्या होगी इस पॉइंट पे, 90 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, अब ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट हमने क्यों पढ़ा है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आप यहां से पैरेलल रेज गई, ठीक है, अब मुझे पता है ये 90 डिग्री है, तो मतलब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉर्मल रे भी तो कहा जा सकता है। हमने देखा था ना कि यहाँ पर जब कोई रिफ्लेक्शन होता है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एक बीच में क्या आती है, नॉर्मल रे आती है, वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है, ठीक है, यही होता है सरफेस के साथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ये भी तो इस सरफेस पर 90 डिग्री पर है। दैट मीन्स ये जो मेरे पास जो सी से मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है, इसको मैं क्या बोलूंगी, नॉर्मल लाइन कहूंगी। अगर ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल। और जो एंगल है वो यहां बनाएगी, वही एंगल यहां पर बनेगा, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखो यहां पर बन गया, सब कुछ हमने बना दिया, सब कुछ यहां हो चुका है। अब जो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर ये कट करके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसी को क्या कहा गया है, फोकल पॉइंट। क्या कहा गया, फोकल पॉइंट। समझ में आया कि जब कोई किसी भी एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है और इंसिडेंट होकर, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, किसी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके जाती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लेंथ होगी किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ से लेकर पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसे क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है एफ से। अब रिलेशन क्या है इन दोनों का, मेन टॉपिक पे आते हैं अब, ठीक है, ये समझ में आया। अब रिलेशन क्या है इन दोनों का, आर एंड एफ का। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहां से लेकर पूरी डिस्टेंस पोल तक, और ये जो फोकल लेंथ होती है ये एफ से लेकर पी तक होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2f। क्या हो जाता है, 2f। ध्यान देना, ये आर इक्वल्स टू 2f लिख लो, या f इक्वल्स टू r बाय 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यहां से जनरेट होते हैं, आगे जाकर आपको ये हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि जो फोकल लेंथ होती है, जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है और ऐसी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, तो यहां पर जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, ट्वाइस होती है, डबल होती है। ध्यान देना, ये तो फिर अब क्या होगा यहाँ पर, या डबल होती है, या आप ये कह सकते हो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निकला रिजल्ट, कि जो फोकल पॉइंट है वो क्या है, जो फोकल पॉइंट है वो एक्चुअली सी और पी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम मिड पॉइंट पर प्रेजेंट है। क्लियर है, तो इन दोनों का पूरे का हाफ पे कौन प्रेजेंट है, एफ, फोकल पॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, सॉरी रेडियस का क्या है, हाफ है। ओके क्लियर है, तो ये रिलेशन यहां से निकलता है दोनों के बीच में। दो फॉर्मूले यहां से हमने जनरेट किए और यही फॉर्मूले आपको आगे जाके हेल्प करेंगे, सो इसको यहीं पर याद कर लो। ओके क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए सो यहां पर हमने देख लिया रिलेशन, भी यहां पर देख चुके हैं किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में लागू होते हैं, ओके लेकिन अभी हम कॉनकेव को लेके चलते हैं। ओके फर्स्ट रूल क्या है, a ray of light falling on a concave mirror in a direction parallel to the principal axis of the mirror passes actually through the principal focus of the mirror on reflection from the mirror। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, जो अभी हमने किया सेम वही चीज हुई है। क्या हुआ है, यहां पर मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया यहां पर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर प्रेजेंट है। अब मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस मेरे पास आ गई, ठीक है, ठीक, ये मिड पॉइंट पर है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, पोल। क्लियर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर ले लें हम, तो ये हो गया सी। क्लियर, अब आप देखिए क्या बोला गया है, अगर एक रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस ऑफ द मिरर, क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर कोई लाइट कॉनकेव मिरर पर पैरेलल किसके एक्सिस के, हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है, जो भी हमने देखा था, क्या किया यहाँ पर रे हमारे पास आई और हमने इसको ये एकदम पैरेलल आई,
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहां पे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, ठीक है, एक पैरेलल रे आई और यहां पे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, ठीक है, पैरेलल रे, क्लियर, ठीक है। अब ये इंसिडेंट हो गई, अब पासेस एक्चुअली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस हमने बताया था यहां पर होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस यहां पर एफ, ठीक, और वो पास होगी, किससे होगी पास, यहां से टकरा के कहां जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि अभी हमने बोला था फोकल पॉइंट वो होता है जब पैरेलल लाइन इंसिडेंट होती है और क्या करती है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह पर पॉइंट पे कट करके जाती है, उसको क्या कहा जाता है, फोकल पॉइंट कहा जाता है। तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर फोकल पॉइंट को कट करेगी, ठीक है। तो ये रूल है हमेशा कि जब भी ऐसा होगा, जब भी पैरेलल रेज इंसिडेंट करेगी कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो हमेशा क्या करेगी, फोकल पॉइंट को कट करके ही जाएगी, क्लियर है। तो ये फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई पैरेलल रेज आई तो वो हमेशा फोकल लाइन पर ही कट करेगी, ठीक है ना। बस सिंपल सा रूल है, जो अभी हमने जब रिलेशन निकाला था हमने आर एंड एफ के बीच में, तो भी हमने यही यूज में लिया था, वही चीज सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है, ओके। तो फर्स्ट रूल समझ में आया कि जब भी पैरेलल रेज होंगी, जब भी वो पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से गुजरेगी हमेशा, ओके। चलिए अब बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास रूल है। तो हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है यहाँ पर, a ray of light falling on a concave mirror on passing through focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror on reflection। ये जस्ट ऑपोजिट है रूल नंबर 1 का। क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर कि कोई भी हमारे पास एक कॉन्केव मिरर मैंने यहां ले लिया, ठीक है, एक ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पी पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहां पर हम ले लेते हैं फोकल पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जिसको मैं एक्स एक्स डैश बोल देती हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक लाइट जो है वो फॉल हो रही है कॉन्केव मिरर में ऑन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास होती है, मतलब कुछ इस तरीके से रे आती है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, वो क्या हो रही है, यहां से आ रही है और इधर इंसिडेंट होकर इधर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यहां पर टकरा रही है, कहां से पास हो रही है, फोकल पॉइंट से। तो जब ऐसा होगा, क्या बोलता है ये रूल कि कोई भी इंसिडेंट लाइन फोकल पॉइंट से पास होकर मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जाएगी, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल आएगी तो फोकल लेंथ से पास होके जाएगी, और अगर फोकल लेंथ से वो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल एक्सिस के जाएगी, क्लियर है। दोनों जस्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा है, क्लियर, ऑपोजिट है, दोनों रूल यही कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये सेकंड रूल हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। बात करते हैं थर्ड रूल की। सो थर्ड रूल क्या है यहाँ पर, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग ब्लैक along the same path, that is such a ray retraces in path in opposite direction। क्या कहा गया है कि अब मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, यहां पर ये मेरे पास P, क्लियर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहां ले लेते हैं, ठीक। क्या कहा गया है कि अगर कोई लाइट, ठीक है ना, फॉल हो रही है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं कि वो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, ठीक है, इससे पास होकर इंसिडेंट हो रही है, अब वो सीधे सेंटर, यहां हमारा फोकल पॉइंट है, ठीक है, तो इस सेंटर से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो वापस कहां आएगी, अपने ही पाथ को ट्रेस करते हुए वापस अपनी ही उस जगह पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे बताएगा क्यों ऐसा हो रहा है। देखो हमने अभी देखा था कि जो सेंटर होता है उससे किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो आप देखो जब ये सेंटर से अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो इस पॉइंट पर क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अगर आप सीधे किसी दीवार पर 90 डिग्री पे मारोगे तो 90 डिग्री पर ही वापस आ जाएगी। यही तो हमने देखा था कि जब भी किसी सीधे मारोगे तो सीधे ही आएगी, लेकिन अगर टेढ़ा मारोगे तो फिर रिफ्लेक्ट होगी किसी और जगह पर। ऐसा ही होता है। तो सेम चीज यहां पर हो रही है क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है ना। आप देखोगे वो सेंटर से पास होती हुई जा रही है तो उस पॉइंट पे वो 90 डिग्री पर एकदम कट कर रही है। 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो वापस किस में जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर अपने ही पाथ को क्या करेगी, वो ट्रेस करेगी।
क्लियर है? ये थर्ड रूल हमारा यही कहता है सेंटर से जो भी रे इंसिडेंट होगी मिरर पर वो वापस सेंटर से ही पास होकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करें। जो हमारा फोर्थ है, ठीक है, वो भी बहुत इजी है, वो तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन में उसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, सो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल। अगर कंडीशन आ जाए हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये पोल है हमारे पास, ठीक है, अगर लाइट जो है वो सीधे पोल पे पड़े, किस पे पड़े, एकदम सीधे पोल पर पड़े, तो क्या होगा? अब आपको पता ही है पोल पर पड़ता है और मुझे पता है कि ये जो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, एक्चुअली क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, इस पर करेगी ना, सेंटर से पास हो रही है सीधे, ठीक है। तो अगर तो ये किसका काम करेगी, ये नॉर्मल लाइन का काम करेगी, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट भी होगी, मतलब फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री पर अगर इंसिडेंट होती है तो ये भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो बहुत सिंपल है कि किसी भी सरफेस पे हमने क्या कहते हैं टकराकर वापस आ गई, तो वहां पर तो सरफेस प्लेन था, ठीक है, तो यहां पर ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये लाइन थी नॉर्मल, है ना, यही था। लेकिन आप बोलोगे भाई यहाँ तो प्लेन है, यहाँ तो कर्व है, लेकिन इसको अभी तो हमने देखा था कि जब भी सेंटर से किसी भी ये स्फेयर के किसी भी एक पॉइंट पर जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो हमेशा क्या होगी, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर ही होगी, बिल्कुल सीधी होगी। क्लियर है? तो यहां से वो ये वाली जो लाइन है मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका काम करेगी, नॉर्मल लाइन का काम करेगी, और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल पर निकल जाएगी। क्लियर है? तो ये 4 रूल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं कि अब जो भी हम इमेजेस देखेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह के इमेजेस बनते हैं, कहाँ को जाएंगी रेज, तो वो बेस्ड होंगी इन रूल्स पर, ठीक है। ये रूल्स डिसाइड करेंगे कि हमारा जो इमेज है वो किस टाइप का बनेगा, कैसा बनेगा, हमारा इरेक्ट होगा या वर्चुअल होगा, रियल होगा, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। जैसे हमने प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन और उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अलग अलग पोजिशन में किस तरीके की इमेज हमें मिलेंगी, क्या उनका साइज होगा, क्या उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।